आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं अध्याय 4। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। आइए देखते हैं। पुस्तकालय में मेरी, ये जो है मेरी है। जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वह पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलग अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद की रचना जो है 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। ये महत्वपूर्ण है, आपके लिए पूछा जा सकता है कि प्रार्थनाओं की संख्या कितनी है। तो 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। तो ऋग्वेद में जो रचना की गई है, जो प्रार्थना है उसे सूक्त के नाम से जाना जाता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। पूछा जा सकता है कि इनमें कौन कौन देवता जो है महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो है अग्नि है, इंद्र है और सोम, ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र जो है युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ये भी महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद की भाषा क्या कहलाती है? तो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं हैं। जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं हैं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मात्र एक संस्कृत शब्द है, माँ एक हिंदी शब्द है और मदर एक अंग्रेजी शब्द है। तो शब्दों को देखने के लिए इसमें कहा जा रहा है।
क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ये सभी भाषाएं जो है दक्षिण भारत की हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है। उनके भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करो। देखिए, जब तक आप सीटेट में जो है डिटेल से नहीं पढ़ते हैं एक एक लेसन अच्छे तरीके से, तब तक जो है क्वेश्चन जब पूछा जाता है समझ में नहीं आता है, और जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोग असफल भी होते हैं। इसलिए जो है ज़रूरी है आपके लिए पहले आप किताबों का अध्ययन ज़रूर कीजिए। उसके बाद जो है आपको जो नोट वगैरह बनाना है बना सकते हैं, लेकिन मेरी राय यही है कि सबसे महत्वपूर्ण किताबें हैं। आप 3-4 बार इन सभी किताबों को पढ़ लेंगे तो जो है आप अच्छा मार्क्स उसमें पा सकते हैं। आगे देखते हैं, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। जो है रचना पहले ही हो गई थी, बाद में जो है ये प्रकाशित होता है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों ब्यास और सतलज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, ये देखिए, ये जो है जब ऋग्वेद लिखा गया था तो उसकी ये लिपि यहाँ पर भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम जो है ऋग्वेद की जो पांडुलिपि पाई गई कहाँ पाई गई, तो ये जो है कश्मीर में पाई गई है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ है। यह पांडुलिपि जो है पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। तो ये जो है महाराष्ट्र में रखी गई है पांडुलिपि। अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये जो संस्कृत भाषा है आज की संस्कृत भाषा से काफ़ी ज़्यादा जो है भिन्न है। आइए देखते हैं आगे। विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चरती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? ये जो है वार्तालाप चल रहा है यहाँ पर विश्वामित्र और नदियों में।
विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरी के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियाँ कह रही हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे, वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। तो यहाँ पर तो जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद बच्चों, खासकर पुत्रों के लिए और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चरागाह हों या जहाँ पर जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सके। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए भी जो है प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी। क्या क्या दी जाती थी? जैसे घी हुआ, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे, मतलब बातचीत करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, उन्हें जो है जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगी। आगे जो है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखते हैं, ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पूर्व जन या विष, भरत जन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। यहाँ पर जो है तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है, पूछा जा रहा है इसमें।
जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वह कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था, यहाँ पर आगे देखते हैं। खामोश प्रहरी, कहानी पाषाणों की। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो, ये कह रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये शिलाखंड महापाषाण, महा का अर्थ होता है बड़ा और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। आगे देखते हैं। देखिए ये जो है कब्र है, ये जो है कब्र है, ये जो है बड़े पत्थर रखे गए हैं, यहाँ पर छोटे पत्थर रखे गए हैं, उसके बाद जो है और भी बड़े पत्थर रखे गए हैं किनारे से। ये जो है इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। ये जो है यहाँ पर ये यहाँ की बात कर रहा है। आगे देखते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध रखो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ के जो बर्तन होते थे कैसे थे, काले और लाल, जिसे जो है ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ, नीचे एक कटार है। तो ये जो है देख सकते हैं, ये है, उसके बाद ये कटार है और ये जो है घोड़े के लिए सामान है।
लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मानचित्र 2 पर है, पृष्ठ 12 पर। ब्रह्मागिरि को खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए या दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। तो जो है अमीर लोग रहते थे उनके पास जो है ज़्यादा चीज़ें, शंख और सोने के मनके ये सब प्राप्त होते हैं, और जो है छोटे लोग थे जो गरीब रहे होंगे उनको जो है मिट्टी के बर्तन ही मिलते हैं उनकी कब्र में। तो ये जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे, तो दूसरे अनुयायी थे। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थीं? कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोग को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया है। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। तो इस तरह जो है व्यवस्था कर दी जाती थी ताकि जो है वहां पर जो है फिर से भी जाया जा सके। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। ये जो कह रहा है कि मानचित्र 2 पृष्ठ 12 में देखो। इनाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। तो ऐसी व्यवस्थाएं जो है उस समय थी। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाली मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा जो है यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में जो है एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। अब यहाँ पर कह रहा है, क्या बताते हैं कि हमें कंकालों के अध्ययन। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष या स्त्री का है? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। उस समय जो है पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश
जिसे कूल्हा कहते हैं, पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे, जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में जो है 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर की रचना विज्ञान की 206 हड्डी से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई है। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती थी। तो ये जो है महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि इनाम गांव में कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। आगे देखते हैं। ये आपका जो है लेसन यहीं तक था। तो आज का अध्याय आपका यहीं तक था। आज का अध्याय समाप्त होता है। आज की क्लास आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने सभी साथी मित्रों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में।